देश में लगातार ओमिक्रॉन की रफ्तार हो रही है तेज। आंकड़ा 380 के करीब पहुंचा। महाराष्ट्र में कोरोना केसेस ने बढ़ाई थर्ड वेव की आशंका, सरकार की बढ़ी चिंता। ओमिक्रॉन के भय से तय किया गया फेस्टिवल्स के सेलिब्रेशन का टाइम और कहां वैक्सीन पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया गया ड्रोन। कोरोना महामारी से जुड़ी सभी खबरें देखिए टॉप 9 ओमिक्रॉन अलर्ट में। देश में ओमिक्रॉन के नए केस लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसके चलते लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश के 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अब तक ओमिक्रॉन केसों की संख्या करीब 380 हो गई है। महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक में सबसे ज्यादा एक्टिव केस है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 183 ओमिक्रॉन मामलों का विश्लेषण किया गया है, जिसमें से 121 संक्रमितों ने विदेश यात्रा की थी, जबकि 44 विदेश नहीं गए थे। महाराष्ट्र में एक बार फिर से कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट के 20 नए मामलों के साथ पिछले 24 घंटे में राज्य से 1410 नए कोरोना केस सामने आए हैं। 12 लोगों की मौत से सरकार की चिंता काफी ज्यादा बढ़ गई है। इसके बाद राज्य में एक बार फिर से तीसरी लहर की तरफ बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात और हरियाणा समेत कई राज्यों ने आज से नाइट कर्फ्यू के साथ कई तरह की पाबंदियां लगाने का ऐलान किया है। इससे पहले गुरुवार को मध्य प्रदेश सरकार ने नाइट कर्फ्यू की घोषणा की थी। सरकार लगातार क्रिसमस और नए साल की जश्न पर लोगों को इकट्ठा न होने की अपील कर रही है। गोवा सरकार ने ओमिक्रॉन वेरिएंट सहित कोरोना के मामलों को देखते हुए विदेशी नागरिकों के लिए पर्यटन विभाग और आम नागरिकों के लिए स्वास्थ्य विभाग एडवाइजरी जारी करेगा। सेलिब्रेशन के समय सभी को कोविड नियमों का ध्यान रखना होगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। गोवा में अभी करीब 3500 विदेशी नागरिक हैं। 28 लोगों का सैंपल ओमिक्रॉन की जांच के लिए भेजा गया था, जिसमें से 8 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। जम्मू कश्मीर में शुक्रवार को कोरोना के 137 नए केस सामने आए, जबकि एक शख्स की मौत हो गई। 137 मामलों में 117 कश्मीर डिवीजन के और 20 जम्मू डिवीजन के हैं। केंद्र शासित प्रदेश में कुल एक्टिव केसों की संख्या 1317 हो गई है। सरकार की ओर से लोगों को कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करने की अपील की गई है। दिल्ली की सरोजनी नगर मार्केट की दुकानें आज से ऑड इवन की तर्ज पर खुलेंगी। दिल्ली सरकार ने हाई कोर्ट की चेतावनी के बाद यह फैसला लिया है। हाई कोर्ट ने बाजारों में भारी भीड़ से अनहोनी और ओमिक्रॉन के फैलने की आशंका जताई थी, जिसके बाद दिल्ली सरकार ने ऑड इवन का फॉर्मूला निकाला। दिल्ली में शुक्रवार को कोरोना के 180 नए केस सामने आए हैं, जबकि 82 लोग ठीक भी हुए हैं। कोरोना से कल एक भी मौत नहीं हुई है। दिल्ली में 24 घंटे में कुल 62,697 टेस्ट हुए। दिल्ली में 16 जून के बाद एक दिन में सबसे ज्यादा कोरोना के नए मामले आए हैं। ओमिक्रॉन और कोरोना से निपटने को लेकर राजधानी दिल्ली भी अलर्ट मोड पर है। मुंबई के दादर वेस्ट इलाके में एक लैब में काम करने वाले 12 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद बीएमसी ने एहतियाती कदम उठाते हुए लैब को सील कर दिया। मुंबई में बीएमसी ने नए साल का जश्न मनाने के लिए किसी भी बंद या खुली जगह पर आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों पर रोक लगा दी है। महाराष्ट्र के पालघर जिले में ऊबड़ खाबड़ इलाकों और दूर दराज के गांवों में कोरोना वैक्सीन पहुंचाने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। जिला प्रशासन के मुताबिक गुरुवार को किया गया यह प्रयोग राज्य में अपनी तरह का पहला प्रयोग है। महाराष्ट्र में अब तक 13 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगी है, जिनमें से 5 करोड़ लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज दी जा चुकी है। आज भारत रत्न और पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर उनके समाधि स्थल सदैव अटल पर प्रार्थना सभा में शामिल होंगे पीएम मोदी। लुधियाना ब्लास्ट पर क्या है नया खुलासा? और पूरी दुनिया मना रही है क्रिसमस का त्योहार, लेकिन कोरोना ने फीका किया सेलिब्रेशन। देश की सभी अहम खबरें जानिए टॉप 9 राष्ट्र की बात। आज भारत रत्न और पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी समाधि स्थल सदैव अटल पर आयोजित प्रार्थना सभा में शामिल होंगे। ये प्रार्थना सभा सुबह 8 बजे आयोजित की जाएगी। इस सभा में पीएम मोदी के अलावा कई बड़े नेता और मंत्री शामिल होंगे। इसके अलावा पीएम गुजरात के कच्छ के लखपत साहिब गुरुद्वारे में आयोजित गुरु पर्व समारोह को वर्चुअली संबोधित करेंगे। लखनऊ में पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और कवि कुमार विश्वास सरीखी बड़ी हस्तियां शामिल हुई। इस मौके पर सभी ने अटल जी से जुड़ी अपनी यादों को साझा किया और उन्हें याद किया। सीएम योगी ने कहा कि समग्रता को समेटे अगर कोई एक व्यक्तित्व हमारे सामने था तो वो अटल जी थे। इस कार्यक्रम में कवि कुमार विश्वास ने अटल की विनम्रता को भगवान राम से जोड़ते हुए उन्हें सहजता का वाहक बताया। अटल जी ने प्रेरणा कहां से ली? राम से। इसलिए मैं कहता हूं कि अपनी पीढ़ियों, अपने बच्चों को, अपने परिवारों को अगर सिखाना है तो राम से।
पंजाब के लुधियाना ब्लास्ट पर TV9 भारतवर्ष ने बड़ा खुलासा किया है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर धमाका किया गया, जिसमें 1 किलो विस्फोटक का इस्तेमाल हुआ। पंजाब के रिंदा नाम के गैंगस्टर के मास्टरमाइंड होने की आशंका जताई जा रही है, जिसे पाकिस्तान ने पिछले 2 सालों से अपने यहाँ पनाह दे रखी है। लुधियाना ब्लास्ट में मारे गए संदिग्ध हमलावर की शिनाख्त कर ली गई है। मारे गए संदिग्ध का नाम गगनदीप है, जो पंजाब पुलिस का बर्खास्त सिपाही था। सूत्रों के मुताबिक गगनदीप बम असेंबल करने लुधियाना कोर्ट गया था। इंटरनेट डोंगल के सिम के आधार पर गगनदीप की पहचान हुई और बाद में टैटू को देखकर परिवार ने उसके शव की शिनाख्त की। हरियाणा में किसानों पर दर्ज केस वापस लेने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। किसानों पर दर्ज FIR रद्द करने को लेकर हरियाणा सरकार की तरफ से पुलिस अधिकारियों और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से कमेंट्स मांगे गए हैं। हरियाणा में किसानों पर 276 मामले दर्ज हैं। हरियाणा सरकार 9 सितंबर 2020 से लेकर अब तक दर्ज किए गए सभी मामले वापस लेने जा रही है। राजस्थान के जैसलमेर में भारतीय वायुसेना का एक MiG-21 फाइटर जेट कल रात 8:30 बजे ट्रेनिंग उड़ान के दौरान क्रैश हो गया। जानकारी के मुताबिक ये हादसा भारत पाकिस्तान सीमा के पास हुआ है। इस दुर्घटना में विंग कमांडर हर्षित सिन्हा का निधन हो गया। भारतीय वायुसेना ने ट्वीट कर खुद इसकी जानकारी दी और क्रैश जांच के आदेश दिए हैं। देश दुनिया में आज धूमधाम से क्रिसमस मनाया जा रहा है। केरल के कोझिकोड में क्रिसमस पर लोगों ने चर्च में प्रार्थना की और सेलिब्रेट किया। क्रिसमस के मौके पर अलग अलग शहरों से खूबसूरत तस्वीरें आई। कर्नाटक के कलबुर्गी में सेंट मैरी चर्च को रंग बिरंगी लाइट से सजाया गया। कोलकाता के सेंट टेरेसा चर्च में भी सामूहिक प्रार्थना हुई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देशवासियों को क्रिसमस की शुभकामनाएं दी हैं। वहीं कई राज्यों में सरकारों ने कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे को देखते हुए क्रिसमस के जश्न पर रोक लगा दी है, जिस वजह से यहां पर क्रिसमस के रंग कुछ फीके पड़ गए हैं। दिल्ली के मशहूर सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल चर्च में क्रिसमस पर विजिटर्स की एंट्री पर रोक लगा दी गई है और पुलिस ने चर्च के आसपास बैरिकेडिंग कर दी है। वहीं उड़ीसा के भी चर्च कोरोना प्रतिबंधों के साथ श्रद्धालुओं के लिए खोले गए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कहां बांटेंगे युवाओं को लैपटॉप और स्मार्टफोन, कहां निकालेंगे सीएम योगी आज रोड शो। कांग्रेस ने पंजाब में सीएम उम्मीदवार को लेकर क्या फैसला लिया है और इस्तीफे के बाद क्या है हरक सिंह रावत का प्लान। देश में जारी राजनीतिक घमासान से जुड़ी अहम खबरें देखते हैं टॉप 9 सियासी संग्राम। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ युवाओं को आज भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर लखनऊ के इकाना स्टेडियम में ग्रेजुएशन के अंतिम वर्ष के 1 लाख युवाओं को फ्री मोबाइल और टैबलेट बांटेंगे। कार्यक्रम में राज्य के हर जिले से छात्र और छात्राएं शामिल होंगे। युवाओं को तकनीकी रूप से अपग्रेड करने के लिए यूपी सरकार ने 1 करोड़ फ्री मोबाइल और टैबलेट देने का ऐलान किया है। आज पूर्व पीएम और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके पैतृक गांव आगरा के बटेश्वर का दौरा करेंगे। इस मौके पर सीएम योगी घाटों के निर्माण, पर्यटन विकास और सौंदर्यीकरण सहित आगरा जिले में 230 करोड़ की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गाजियाबाद में रोड शो करेंगे। जन विश्वास यात्रा के दौरान आज करीब 6 बजे गाजियाबाद में सीएम योगी का 2 किलोमीटर का रोड शो होगा। इसके चलते शहर के कई इलाकों का ट्रैफिक डाइवर्ट रहेगा। सीएम के दौरे को देखते हुए सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने जा रहे विधानसभा चुनाव में जेडीयू और बीजेपी मिलकर चुनाव लड़ेंगे। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह ने कहा कि यूपी विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी ने सीटों की सूची बीजेपी को सौंप दी है। उनके मुताबिक जेडीयू ने केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह को सीट समझौते पर बात करने के लिए पार्टी ने अधिकृत किया है। पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पंजाब में किसी को भी मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं करेगी और सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। सूत्रों के मुताबिक पार्टी अभी ये नहीं बताएगी कि चुनाव में जीत के बाद अगला मुख्यमंत्री सिद्धू होंगे या चन्ने या फिर कोई और। सूबे की सियासत जानने वालों का मानना है कि यह पार्टी की सिद्धू को साधने की कोशिश है। पंजाब कांग्रेस को टिकट बंटवारे के लिए भी खासी माथापच्ची करनी पड़ रही है। इसे लेकर शुक्रवार को हुई चुनाव स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई। हर सीट पर कई दावेदार हैं। कुछ वरिष्ठ नेताओं के करीबी रिश्तेदार कमेटी के लिए अलग समस्या बनते दिख रहे हैं। एक परिवार एक टिकट का फॉर्मूला अपनाने की बात हो जरूर रही है, मगर इसे अमल में लाने में मुश्किल नजर आ रही है। कुछ बड़े नेताओं की नाराजगी बढ़ सकती है। जूना अखाड़ा के संत जगत गुरु पंचानंद गिरी महाराज ने पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सिद्धू के रहते पंजाब में शांति रहना नामुमकिन है। पंचानंद गिरी ने सिद्धू की पाकिस्तान से दोस्ती पर सवाल खड़े किए। पंचानंद गिरी महाराज ने केंद्र सरकार से वक्त रहते पंजाब पर ध्यान देने की भी अपील की। उत्तराखंड सरकार में वन और पर्यावरण मंत्री रहे हरक सिंह रावत ने शुक्रवार को अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके विभाग की स्वीकृत योजनाओं को जानबूझकर लटकाया जा रहा है। कोटद्वार में मेडिकल कॉलेज नहीं बनने से नाराज हरक सिंह रावत कैबिनेट की बैठक को बीच में ही छोड़कर बाहर चले गए।
उत्तराखंड में हरक सिंह रावत के मंत्री पद से इस्तीफे के बाद उनके कांग्रेस में शामिल होने की खबरें हैं। जानकारी के मुताबिक उन्होंने हरीश रावत से चर्चा के बाद मंत्री पद से इस्तीफा देने का फैसला लिया। सूत्रों की माने तो उनकी कांग्रेस आला कमान से बातचीत भी पूरी हो चुकी है। हरक सिंह रावत ने 2016 में कांग्रेस आला कमान से बगावत कर दी थी और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग से सामने आई सड़क हादसे की भयानक तस्वीरें। हरदोई में नशे में चूर दारोगा ने क्या ड्रामा किया? कानपुर के बाद कहां इत्र कारोबारी के घर आईटी की छापेमारी हुई और सीजीआई ने क्यों की बैलगाड़ी की सवारी? राज्यों से जुड़ी सभी खबरें देखते हैं टॉप 9 राज्य विशेष में। गाड़ी नीचे गई भाई। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग से सड़क हादसे का एक खतरनाक वीडियो सामने आया है। यहाँ रास्ते पर चल रही एक कार अचानक फिसलने लगी और फिसलकर गहरी खाई में जा गिरी। हालांकि ड्राइवर वक्त रहते गाड़ी से कूद गया, जिससे उसकी जान बच गई। दरअसल पहाड़ी इलाकों में इन दिनों भारी बर्फबारी ने रास्तों पर फिसलन बढ़ा दी है। इस वजह से सड़क हादसों की संख्या बढ़ गई है। झारखंड के लातेहार जिले में सुरक्षा बलों ने उग्रवादियों की एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। यहां मनिका के जंगलों में उग्रवादियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर एक सीरीज में 25 टिफिन और केन बम लगा रखे थे, जिसे सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन के दौरान ढूंढ लिया और बम निरोधक दस्ते की मदद से सावधानी पूर्वक डिफ्यूज कर दिया। यूपी के हरदोई में एक दारोगा ने शराब के नशे में पीट सड़क पर खूब ड्रामा किया। राह चलते लोगों को अपशब्द कहे और एक ऑटो चालक की पिटाई कर दी, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने थाने में शिकायत की। लेकिन नशे में धुत दारोगा ने मौके पर पहुंचे पुलिस वालों को भी नहीं बख्शा और अपने साथियों को भी खरी खोटी सुना दी। हालांकि दारूबाज दारोगा की हरकतों के लिए उसे निलंबित कर दिया गया है और विभागीय जाँच के आदेश भी दे दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में शुक्रवार शाम से आयकर विभाग की टीम एक और इत्र व्यापारी रानू मिश्रा के यहाँ छापेमारी कर रही है। आईटी की टीम ने रानू के घर को अंदर से बंद कर लिया है और जांच पड़ताल कर रही है। खबर ये भी है कि शहर के कुछ और इत्र व्यापारियों के घर छापे पड़ सकते हैं, जिससे व्यापारी सख्ते में हैं। इससे पहले कानपुर में इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर आयकर विभाग की छापेमारी में कई अलमारियों में नोट भरे मिले। नोटों की गिनती के लिए आईटी अधिकारियों को मशीनें मंगानी पड़ी। इतना ही नहीं, 17 बक्से कैश एक कंटेनर के जरिए पीयूष जैन के घर से मंगाया गया। छापेमारी में शामिल अधिकारी विवेक जौहरी के मुताबिक पीयूष जैन के घर से करीब 150 करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं। बिहार के रोहतास जिले के डेहरी इलाके में बाइक सवार बदमाशों ने एक हिस्ट्री शीटर की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान झारखंड के पलामू के मोस्ट वांटेड शूटर श्वेत केतु के रूप में हुई है। श्वेत केतु पर पलामू के डॉन कहे जाने वाले कुणाल सिंह की हत्या का मामला चल रहा था और वो मार्च में ही जमानत पर बाहर आया था। पुलिस को शक है कि श्वेत केतु की हत्या उसी के गाँव के किसी शख्स ने की है। बिहार के दरभंगा से कथित लव जिहाद का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। आरोप है कि सिंगवाड़ा थाने इलाके की 2 चचेरी हिंदू बहनों के साथ 2 मुस्लिम समुदाय के लड़कों ने बहला फुसला कर शादी की और उनका धर्म परिवर्तन करा दिया। लड़कियों के परिवार के आरोप के बाद पुलिस ने दोनों मुस्लिम युवकों को गिरफ्तार कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। कर्नाटक के बेंगलुरु में नारकोटिक्स विभाग ने करीब 1.5 करोड़ रुपए की कीमत की ड्रग्स के साथ एक अफ्रीकी तस्कर को गिरफ्तार किया है। इसके पास से 968 ग्राम एम्फेटामिन और 2 किलो 889 ग्राम इफेड्रिन ड्रग्स मिला है। इस ड्रग्स को बेहद चालाकी से लकड़ी के 3 बक्सों में छुपाया गया था। एनसीबी के मुताबिक इस नशीली खेप को कुरियर के जरिए देश के दूसरे इलाकों में पहुंचाने की योजना थी। देश के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिला स्थित अपने पैतृक गांव पहुंचे तो गांव वालों ने उनका जमकर स्वागत किया। उन्हें सजी हुई बैलगाड़ी में बिठाया और गाजे बाजे के साथ पूरे गांव में घुमाया। एनवी रमन्ना चीफ जस्टिस बनने के बाद पहली बार अपने गांव पहुंचे थे। केवाईसी नहीं होने पर आपके बैंक खाते पर मंडराया कौन सा खतरा? अब कॉल डेटा 2 साल तक क्यों होगा आर्काइव और सेकेंड हैंड वाहनों की बिक्री में क्यों आई तेजी? बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग और आर्थिक गतिविधियों से जुड़ी सभी खबरें देखते हैं मनी 9। अगर आपने अभी तक अपना केवाईसी नहीं करवाया है तो 7 दिन बाद आपका बैंक खाता फ्रीज हो जाएगा। दरअसल आरबीआई ने बैंकों और एनबीएफसी कंपनियों को ऐसे सभी ग्राहकों के अकाउंट फ्रीज करने का निर्देश दिया है जिन्होंने केवाईसी नियमों को पूरा नहीं किया। केवाईसी के तहत ग्राहक को अपनी पहचान और पते का प्रूफ बैंक को देना जरूरी है। टेलीकॉम विभाग यानी डीओटी ने दूरसंचार कंपनियों के लिए कॉल डेटा और इंटरनेट इस्तेमाल के रिकॉर्ड को रखने की अवधि 1 साल से बढ़ाकर 2 साल कर दी है। यानी अब कंपनियों को सभी कॉमर्शियल रिकॉर्ड्स, कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड्स, एक्सचेंज डिटेल रिकॉर्ड्स, आईपी डिटेल्स रिकॉर्ड्स को सुरक्षा कारणों से आर्काइव करना होगा। भारत सरकार ने CRTIN के जरिए एक नए किस्म के रैंसमवेयर के बारे में चेतावनी जारी की है। ये रैंसमवेयर विंडोज कंप्यूटर को टारगेट करता है। एक बार पेलोड डिलीवर होते ही ये आपके पर्सनल कंप्यूटर को लॉक कर देता है और यूजर से पैसे की मांग करता है। रैंसमवेयर जरूरी फाइलों को लॉक कर सकते हैं, इसीलिए आप सतर्क रहें।
कार्ड टोकनाइजेशन से डेबिट और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट के जो नियम 1 जनवरी से बदले जा रहे थे, अब वो जून के बाद बदले जाएंगे। आरबीआई ने कार्ड टोकनाइजेशन को लागू करने की डेडलाइन 6 महीने आगे बढ़ा दी है। पेमेंट व्यवस्था से जुड़ी कंपनियों की तैयारी पूरी नहीं हो पाई थी और न ही नए सिस्टम को टेस्ट किया जा सका। नेस्ले, हिंदुस्तान यूनिलीवर, मारिको, आईटीसी, पार्ले, डाबर जैसी एफएमसीजी कंपनियों ने आपातकालीन योजना पर काम शुरू कर दिया है। ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते डर और राज्य में प्रतिबंधों की शुरुआत होने के चलते ऐसा किया जा रहा है। कंपनियां प्लांट और स्टॉक सप्लाई में पर्याप्त इन्वेंट्री को सुनिश्चित करने में जुटी हैं। भारत के साथ दुनिया भर में इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ रही मांग ने महंगे लिथियम के रूप में एक नया संकट खड़ा कर दिया है। 2021 में लिथियम की कीमत 410% से ज्यादा बढ़ी है। अगले साल भी इसमें बढ़ोतरी जारी रहने की आशंका जताई जा रही है। भारत में फेम 2 योजना के बाद ईवी की बिक्री का आंकड़ा 2021 में 2 लाख तक पहुंच सकता है। टाटा मोटर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में अपनी स्थिति को और मजबूत बनाने जा रही है। कंपनी ने 700 करोड़ रुपए के निवेश से एक नई इकाई TPEML की शुरुआत की है। TPEML इलेक्ट्रिक वाहनों की R&D, डिजाइन, डेवलपमेंट, निर्माण, असेंबली, फैब्रिकेशन, सेल्स, मार्केटिंग, ऑफ सेल्स सर्विस और ईवी सर्विसिंग जैसी सभी काम देखेगी। दूरसंचार नियामक ट्राई ने 5G बैंड में स्पेक्ट्रम नीलामी के लिए कीमतों पर राय देने की डेडलाइन को 10 जनवरी तक बढ़ा दिया है। इससे 5G स्पेक्ट्रम नीलामी में अब और देर नहीं होगी। टेलीकॉम कंपनियों का कहना है कि स्पेक्ट्रम मिलने के बाद 5G सेवा शुरू करने के लिए उन्हें 6 माह का वक्त लगेगा। छोटे शहरों की ऊंची डिमांड, नए वाहनों की कीमत बढ़ने और ग्राहकों की बढ़ती पसंद के चलते देश में प्री ओन्ड या सेकंड हैंड वाहनों की बिक्री बढ़ गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अगले 2 वर्षों में ऐसे वाहनों की बिक्री 82 लाख यूनिट तक पहुंच जाएगी। वित्त वर्ष 2020-21 में लगभग 40 लाख यूनिट की बिक्री हुई है। Money9 की खबरों के लिए ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर @Money9 लाइव को फॉलो करें। तो Money9 के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और अब रुख करते हैं आगे अगली खबर का। चीन पाक साजिश में देखेंगे तमाम अहम खबरें। जम्मू कश्मीर के शोपियां के चौगाम में सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़ जारी है। ISIS खुरासान से आतंकी सनाउल्लाह गफारी पर UNSC ने क्या बैन लगाए हैं और भारत को लेकर क्या है पाक PM इमरान खान का कबूलनामा। चीन पाकिस्तान की साजिशों से जुड़ी तमाम खबरें देखते हैं टॉप 9 चीन पाक साजिश। कश्मीर घाटी में पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। इस कड़ी में शुक्रवार देर रात से शोपिया के चौगाम इलाके में पाकिस्तान के भेजे आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हो रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि इलाके में कई आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। दोनों ओर से गोलीबारी जारी है। अफगानिस्तान में इस्लामिक स्टेट से जुड़े समूहों के खिलाफ ताज़ा एक्शन के तहत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इस्लामिक स्टेट खुरासान के 23 साल के शीर्ष आतंकी सनाउल्लाह गफारी पर कई प्रतिबंध लगा दिए हैं, जिनमें उसकी संपत्तियों की जब्ती, यात्रा और हथियारों पर प्रतिबंध शामिल हैं। अफगानी नागरिक गफारी को डॉक्टर साहब अल मुहाजिर, साहब मुहाजिर और साहब महाजर के नाम से भी जाना जाता है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने पहली बार स्वीकार किया कि वो भारत से टेक इंडस्ट्री में पीछे है। 23 दिसंबर को लाहौर में स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन लाहौर टेक्नोपोलिस के उद्घाटन के मौके पर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान टेक इंडस्ट्री में बहुत तेजी से आगे बढ़ सकता है। उनके मुताबिक भारत टेक्नोलॉजी के मामले में उनसे 20 साल आगे है और भारत का करीब $150 अरब का एक्सपोर्ट है। इमरान के नए पाकिस्तान में मजहबी कट्टरता इस कदर बढ़ रही है कि अल्पसंख्यकों को त्योहार मनाने में भी दिक्कतें आ रही हैं। कराची की 2 मशहूर बेकरीज ने क्रिसमस केक पर मेरी क्रिसमस लिखने से इनकार कर दिया। घटना के पीड़ित एक शख्स ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर इसकी जानकारी दी, जिसके बाद बेकरीज के बर्ताव पर सवाल उठ रहे हैं। शी जिनपिंग के राष्ट्रपति बनने के बाद चीन पूर्व और पश्चिम की सीमाओं और अन्य देशों के साथ संबंधों की ओर काफी आक्रामक हुआ है। ये बात ऑस्ट्रेलिया के एक विदेश नीति विशेषज्ञ ने कही है। उन्होंने कहा कि दुनिया हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक द्विध्रुवीय प्रतिस्पर्धा की ओर बढ़ रही है, जो लंबे समय तक जारी रह सकती है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने खुलासा किया है कि सऊदी अरब चीन की मदद से बैलिस्टिक मिसाइल पर तेजी से काम कर रहा है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने सैटेलाइट इमेज जारी कर इसका खुलासा किया है। खबर के मुताबिक चीन ने भी माना है कि उसने सऊदी की बैलिस्टिक मिसाइल की टेक्नोलॉजी दी है। भारत के साथ सीमा विवाद के बीच चीन की एक नई चाल सामने आई है। चीन ने तिब्बती बच्चों को विशेष ट्रेनिंग के लिए कैंपों में भेजना शुरू कर दिया है। इन बच्चों को ट्रेनिंग कैंप में मिलिट्री से संबंधित ट्रेनिंग दी जाएगी और सेना का बुनियादी प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। खबर है कि ट्रेनिंग पर भेजे गए कुछ बच्चों की उम्र 8 से 9 साल के बीच है। चीन अपने पड़ोसियों ही नहीं बल्कि अपने यहाँ अल्पसंख्यकों पर भी अत्याचार कर रहा है। मुस्लिम उइगरों के बाद अब चीन के निशाने पर ईसाई समुदाय के धार्मिक स्थल कैथोलिक चर्च बताए जा रहे हैं। जब से शी जिनपिंग ने देश की सत्ता संभाली है, तब से लेकर अब तक लगभग 1500 चर्चों को ढहाया जा चुका है।
पाकिस्तान की एक स्थानीय अदालत ने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के एक निवासी को इंटरनेट मीडिया पर ईश निंदा वाला वीडियो अपलोड करने का दोषी करार देकर उसे फांसी की सजा सुनाई। कोर्ट ने 42 वर्षीय बशीर मस्तान को पीपीसी की धारा 295C के तहत दोषी ठहराया और सजाए मौत के साथ उस पर 1 लाख पाकिस्तानी रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।